नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड में दिनेश बेस्ट वन यूके टीम से। आज फिर से लाइव, क्योंकि विधानसभा का दूसरा सत्र था और मैंने लिखा भी है इसमें कि जो भी सत्र चल रहा है ये उत्तराखंडियों के काम का नहीं है, ऐसा हमें लगता है और यही आज का टॉपिक भी है। आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हम सबको जागरूकता फैलानी पड़ेगी अपने लोगों के बीच, बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आज दूसरा दिन, जो साथी नहीं जानते उनको बताऊंगा कि बताना चाहता हूं कि आज दूसरा दिन था उत्तराखंड विधानसभा का जो सत्र चल रहा है। ये 2022 के चुनाव से पहले आखिरी विधानसभा का सत्र है। इसमें उत्तराखंड की पूरा भविष्य तय होना है कि आगे जाके कौन से प्रस्ताव पास होने वाले हैं। कुछ नहीं हुआ आज उत्तराखंड के अंदर। जिस तरह से कल इन्होंने केवल नेताओं के जो पहले नेता एक्सपायर हुए उनके लिए केवल मौन रखा या चर्चाएं हुई, केवल फालतू की बातें हुई और काम की बात कोई नहीं हुई। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हम जन जागरण की बात करते हैं, प्लीज वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जो नए साथी हैं पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। जागरूकता तो हम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। इसीलिए मैंने लिखा कि कुछ नहीं मिलेगा उत्तराखंडियों को। आज हमने जो देखा, उत्तराखंड को लेकर जो मांगे थी, भू कानून, मूल निवास 1950, वन फैमिली बन जाओ, हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी, कोई काम नहीं किया है। मैं और जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक जो देखते हैं हमारा वीडियो, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे यूकेडी के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम कभी भी पार्टियों पर ऐसे भरोसा करके मत चलिए। जो उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है वो जानना जरूरी है कि उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है। ये खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं। ललित मोहन चुनेरा भाई, जय उत्तराखंड। जो साथी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको जोड़ लूंगा। 1-to-1 फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं। तो मैं आज आपको कुछ दिखाने वाला हूं, जैसे मैंने कल भी दिखाया था, आज मैं आपको फिर से दिखाने वाला हूं कि इन्होंने आज क्या क्या कार्य किए। अमर उजाला की वेबसाइट से मैं जो इन्होंने प्रस्ताव पारित करने थे, जिन पर चर्चा हुई, क्या मेन एक्टिविटीज हुई, क्या घटनाएं रही, तो वो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। और उसके बाद ये आपको तय करना है, जो भी साथी इसको देख रहे हैं, राजेंद्र हलभाई जय उत्तराखंड, डीएसबीसी जय उत्तराखंड, ये आपको हमको तय करना है क्या आज के विधानसभा सत्र का कोई नतीजा निकला, क्या सच में ऐसी कोई बात हुई जहां पूरे उत्तराखंड को बदलने की बात है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीजें दिखाना शुरू करूं, आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। जब भी आप एक प्लॉट खरीदते हैं, कोई भी साथी कोई प्लॉट खरीदता है, वो सबसे पहले क्या देखता है कि यहां पर जब वो मकान बनाने जाता है उस प्लॉट पर, तो सबसे पहले मकान के बारे में बात करता है। उसके बाद वो बोलता है यार मुझे मकान बनाना है। पहले मकान बाहर से दिखता है, फिर अंदर जाता है, फिर किचन भी ठीक करना है, बेडरूम भी ठीक करना है, ड्राइंग रूम भी ठीक करना है। मैं बिल्कुल आम तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं। कोई भी चीज पे हम काम करते हैं तो पहले बड़े रूप में उसको देखा जाता है। उत्तराखंड के अंदर अगर आज हम बात करते हैं पूरा उत्तराखंड बदलना है, तो सबसे पहले उन पॉलिसीज पे काम होना चाहिए जो पूरे उत्तराखंड पर लागू हो। जो पूरे उत्तराखंड पर लागू हो, ऐसी पॉलिसीज पे काम होना चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए जो पूरे उत्तराखंड पे लागू हो। अगर मैं लव जिहाद के कानून की बात करता हूं, लव जिहाद पर जैसे यूपी में बहुत स्ट्रिक्ट कानून बना, इसी तरीके से अगर एक कानून मैं बोलता हूं नहीं नहीं यार ये तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के लिए लव जिहाद का कानून बनेगा, उसका क्या फायदा। कोई भी कार्य एक पर्टिकुलर एक छोटे से दायरे के लिए हो रहा है और एक बड़े दायरे के लिए हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कई नेताओं के समर्थक होंगे, हो सकता है कोई टिहरी से हो, कोई पौड़ी से हो, कोई उधम सिंह नगर से हो, कोई हरिद्वार से हो, कोई अल्मोड़ा से हो, कोई नैनीताल से हो, कोई छोटे छोटे या छोटे बड़े शहरों से हो, गांवों से हो या जिलों से हो। आज हम अपने क्षेत्र के विकास की बात करना चाहते हैं केवल, या फिर पूरे उत्तराखंड की। जब हम उत्तराखंड सरकार की बात करते हैं, सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि पहले उन पॉलिसीज को आगे लेके आए जो पूरे उत्तराखंड पर को प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव पूरे उत्तराखंड पे जाता है। पूजा चमोली मैम जय उत्तराखंड, रविंदर सिंह भाई, नंदन कटिया जी, मैं सभी साथियों के नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी आज आपको बताना चाहूंगा। उस पर भी थोड़ा सा पॉइंट, क्योंकि उनके समर्थक कई बार लंबे समय से हमें हमारे शुभचिंतक हैं, बार बार बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। कोई बोलता है हम बीजेपी वाले हैं, कोई बोलता है हम कांग्रेस वाले हैं, कोई कहता है हम यूकेडी वाले हैं, कोई कहता है हम आम आदमी पार्टी वाले हैं। ये सब लोगों को समझना जरूरी है कि हम हर उस अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े हैं, हर उस अच्छी पार्टी के साथ खड़े हैं जो अच्छा कार्य करेगी। जो गलत कार्य करेगी उसके साथ नहीं खड़े। आज के टाइम पर जो भी दिख रहा है, अभी तक तो 2 दिन के विधानसभा का सत्र हो गया है, हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि बीजेपी उत्तराखंड के बिल्कुल विरोध में। कारण मैं आपको बताता हूं। तो जो भी बीजेपी का साथी मुझसे बात करना चाहता है, खुल के यहां पर मुझे इनवाइट भेजिए और मुझसे खुल के बात कीजिए। बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं
आप मुझसे खुलकर बात कीजिए। इसी तरीके से कांग्रेस के जितने समर्थक हैं, आप जो भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो जो आपकी कांग्रेस की सरकार की पहले विफलता रही है, आप खुद मुझसे खुलकर बात कीजिए। यूकेडी का कोई भी व्यक्ति मुझसे बात करना चाहता है, यहां पर मुझसे खुल के बात कीजिए ताकि सारी जनता देखे। कोई भी साथी समर्थक, किसी भी पार्टी का साथी समर्थक, आम आदमी पार्टी का कोई साथी समर्थक बात करना चाहता है, मुझसे बात कीजिए। आपको जवाब चाहिए, आप कमेंट में, आप फेस टू फेस तो बात नहीं कर पाते हैं लोग, कमेंट में चुपचाप डाल के पीछे हो जाते हैं कि यार कमेंट में डाल दिया। फेस टू फेस बात करने की हिम्मत चाहिए, आंखों में आंख डाल के बात करने की हिम्मत चाहिए। है किसी के पास कोई तथ्य ऐसे तो सामने लेके आइए और फेस टू फेस बात कीजिए, तब बात करते हैं। खैर, तो आज उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा दिन था। दूसरे दिन आज क्या हुआ, मैंने कल भी आपको बताया था, हम कहां पर जाके जानकारी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। तो और जो मैं आपको बात बता रहा था, उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी समस्या, मैं आज अगर बात करता हूं कि भाई अल्मोड़ा सबसे पहले नंबर 1 पर जो जिला पलायन में है वो पौड़ी जिला है, दूसरा जो है वो अल्मोड़ा जिला है। तो ये 2 जिलों से बहुत ज्यादा पलायन हुआ, लेकिन इसके सोल्यूशन के लिए केवल अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के अंदर कोई काम कर देना काफी नहीं है। जो काम बेरोजगारी मिटाने के लिए पूरे उत्तराखंड के अंदर होना चाहिए था, वो काम सरकार को सबसे पहले करना चाहिए था। जिन पॉलिसीज को, जिन कानून को लाकर, जिन प्रस्तावों को लाकर पूरे उत्तराखंड में बदलाव आएगा, वो करना चाहिए था। वो तो सरकार कर नहीं रही। भू कानून की मांग हमने सबसे पहले जो मुहिम के माध्यम से हमारी टीम ने, वन यू की टीम ने सबसे पहले सोशल मीडिया के अंदर एक मुहिम की तरह चलाई थी, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। आज लोग जागरूक हुए, लोग चप्पे चप्पे पर लोग भू कानून की बात करें, चाहे गांव में बात करें, चाहे शहरों में बात करें। भू कानून इतना बड़ा टॉपिक है कि उसका इंपैक्ट पूरे उत्तराखंड पे पड़ना था। सरकार बात करने को तैयार नहीं है। हम प्रस्ताव लेके आएंगे, हम ये करेंगे। अरे बंगालियों को, ये जो पूर्व पाकिस्तानी था, आपको पता है ना, इनको जो बंगालियों के लिए इन्होंने आरक्षण की बात करी, इनको ओबीसी कैटेगरी में डालने की बात करी अजय भट्ट जी ने। आपको पता है, जो सरकार, ये आर्टिकल जगह जगह पर है, जो सरकार अवैध बस्तियों को, खुद बीजेपी सरकार अवैध बस्तियों को संरक्षण दे रही है। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने भी अवैध बस्तियों को संरक्षण दिया था। अवैध मलिन बस्तियों को संरक्षण देने वाली सरकार, ये अवैध बस्तियां नहीं हटेंगी। खुद सरकार को पता है अवैध है, वैध नहीं है, इनवैलिड है, बिल्कुल इलीगल तरीके से बसाई गई हैं वो उसके लिए बीजेपी के नेता जोशी जी पहुंच जाते हैं कि हम इनको हटने नहीं देंगे। पुष्कर धामी जी कहते हैं हम तो प्रस्ताव खट से पास कर देंगे। और जब भू कानून की बात आती है, जहां, क्योंकि वहां पे 1.5 लाख वोट हैं आपके, और यहां पर उत्तराखंड जहां भू कानून की बात आती है, वहां पे सरकार करने को कुछ तैयार नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है हम लोगों की एकजुटता में कमी। हम लोग कमजोर हो चुके हैं, हम लोग एकजुट नहीं है, हमारा आत्मसम्मान खो चुका है। हम बात ही नहीं करना चाहते मिलकर, हाँ यार ऐसा होना चाहिए। हम बात कहां पे करने लग जाते हैं, बीच में एक व्यक्ति आता है, कान भरता है, अरे यार दिनेश बिस्ट तो ऐसा है, दिनेश बिस्ट वैसा है, वन्यू की टीम ऐसी है, वो फलाना संस्था ऐसी है, वो फलाना संस्था वैसी है। हम इन चक्कर में पड़ जाते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये इन राजनीतिक लोगों के टटपुंजिए लोग हैं, जो नहीं चाहते उत्तराखंड के अंदर बदलाव है, जो नहीं चाहते उत्तराखंड के लोग सशक्त बने, उत्तराखंडी लोग सशक्त बने। ऐसी पार्टी, ऐसे नेता जो अवैध बस्तियों का समर्थन करते हैं, जो खुद कहते हैं अवैध बस्तियां हैं, सरकारी रिकॉर्ड में अवैध बस्तियां हैं, पूरा न्यूज में देखिए आप। ऐसी पार्टी को आप लोग कैसे वोट दे सकते हो? ऐसी पार्टी को, ऐसे नेताओं को आप कैसे आगे लेके आ सकते हो? मैं बताता हूं कैसे आगे लेके आ सकते हैं। ऐसी पार्टी को वही लोग लेके आ सकते हैं आगे जो स्वार्थी हैं, जिन्होंने अपने से आगे अपने स्वार्थ को रख दिया, अपने क्षेत्र से, अपने समाज से आगे, अपने देश से आगे अपने स्वार्थ को रख दिया। बीजेपी के अंदर जितने भी कांग्रेसी नेता गए, वो मैं कांग्रेसियों को बोलना चाहता हूं, जिनको आप अपना नेता मानते थे, 70% नेता पिछले 2017 के चुनाव के टाइम पर बीजेपी में चले गए। कौन से नेता, किस बात के नेता, किस बात की पार्टियों के पीछे पड़े रहो? बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी को दो, यूकेडी को वोट दो। पार्टियां सब एक जैसी हैं। अच्छे लोग पार्टियों में जाने चाहिए। आप ज्वाइन कीजिए कोई सी भी पार्टी, अच्छी पार्टी आप जाइए, तब जाके बात बनेगी। कोई मुझे कह रहा था कि बीजेपी जो है, अब तो ये धामी जी आ गए हैं, वो तो जबरदस्त काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मैंने कहा पहले तो आप कह रहे थे कि सारा केंद्र से होता है, अब आप कह रहे हो तो धामी जी कर रहे हैं। आप पहले डिसाइड कर लीजिए, जो भी राष्ट्रीय पार्टी वाले लोग हैं, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, आप पहले डिसाइड कर लीजिए, या आम आदमी पार्टी वाले भी ये डिसाइड कर लीजिए, ये लोकल स्तर पे नेता काम करता है या केंद्र से ऑर्डर आता है या दिल्ली से बैठ के ऑर्डर आता है। पहले आपस में डिसाइड कर लीजिए। अच्छा काम कर रहा है तो नेता कर रहा है, और बुरा काम है तो भाई ये तो बाकी पार्टी करते हैं, हम तो करते नहीं। ये मानसिकता थोड़ी बदलिए, आंखें खोलिए, दिल खोल के देखिए। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ध्यान से बिल्कुल सोचिए हम कर क्या रहे हैं। कोई सा भी ऐसा कार्य जो उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंडियों के हित के लिए, अपने हित से पहले
वो सबसे बड़ा काम है। जो काम देश के हित के लिए वो सबसे पहले है। आज के टाइम पे जो भी लोग कहना चाहते हैं कि बीजेपी देश के लिए बहुत अच्छी पार्टी है, मुझे भी लगता है देश लेवल पे, नेशनल लेवल पे। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, जो पार्टी अवैध बस्तियों को संरक्षण देती है, वहां पर कितने सारे विधर्मी लोग रहते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पता है, मैं कह रहा ऐसे लोग हो सकते हैं जो विधर्मी हो सकते हैं, जिनकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, जो खुद अवैध है। आप अवैध को कैसे नहीं हटा सकते? उसके लिए एक दिन के अंदर एक प्रस्ताव लाके पास कर देते हैं, विधेयक लाके पास कर देते हैं। और जहां पर जरूरत है उत्तराखंड के अंदर भू कानून की, उसको विधेयक को कभी ये आ ही नहीं रहा पटल, इस पर कमेटियां बनाई जाएंगी, उस पर कोई कमेटी की बात नहीं हो रही है। इनका पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या दिक्कत है करने में? धोखेबाज लोग हैं ये, इनसे बच के रहिए, इनको समझ के रहिए। एक नई शक्ति खड़ी करनी है। आज मैंने मैसेज डाला था, हम लोग मिलकर एक नई शक्ति खड़ी करेंगे। हम करेंगे शक्ति खड़ी, अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, चाहे सब कुछ त्यागना पड़ जाए, जरूरत पड़ेगी तो ये करेंगे, आवश्यकता होगी तो अवश्य करेंगे। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। खैर, अब मैं आपको दिखाता हूं आज क्या हुआ। आपको दिखाता हूं। तो ये अमर उजाला की वेबसाइट है। तो इस पे इन्होंने लिखा कि भाई उत्तराखंड विधानसभा सत्र, विधायक जी सुनिए, ये हैं 13 जिलों के 13 मुख्य मुद्दे, खास रिपोर्ट। इन्होंने रिपोर्ट बनाई कि 13 जिलों के 13 मुद्दे क्या थे। देहरादून के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। हरिद्वार के अंदर धर्मनगरी में पार्किंग की समस्या पर ध्यान। चमोली के अंदर जंगली जानवरों से हो रही परेशानी का इलाज ढूंढे। बस अड्डे और पार्किंग दुश्वारी विधानसभा में उठे। आयुक्त पौड़ी के अंदर आयुक्त व डीआईजी के मंडल मुख्यालय में न बैठने का मुद्दा। रुद्रप्रयाग के अंदर पेयजल संकट एवं तिहाई आबादी। उत्तरकाशी के अंदर पुल का निर्माण यमुत्री जिला बनाने की मांग। कुमाऊं के अंदर मुद्दे हैं। पिथौरागढ़ के अंदर सीवर की समस्या। पिथौरागढ़ जैसे जिले के अंदर, पहाड़ी जिले के अंदर सीवर की समस्या है। चंपावत सिडकुल का प्रस्ताव लंबे समय से अधर में। रोडवेज डिपो का सपना ही रह गया बागेश्वर के अंदर। अल्मोड़ा के अंदर आज तक पूरा नहीं हुआ सीवर लाइन का काम। ये कुछ इस तरह के मुद्दे नेताओं द्वारा उठाए जा रहे हैं। वो कौन है वो नेता? ये विपक्ष के भी नेता हैं, कांग्रेस के भी, या निर्दलीय हैं, या ये बीजेपी के कुछ नेता हैं। ये केवल अपने जिले के बारे में बात करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र के हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर ये काम नहीं हुआ, इसको हम उठा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज ये वीडियो सबके साथ शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमने बोला 1 फैमिली 1 जॉब, सरकार कहती है हम दे देते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। दूसरी हमने बोला मूल निवास 1950, जिसके आधार पर 80% जो रोजगार है, चाहे प्राइवेट संस्थान चाहे सरकारी संस्थान, ये मिलेगा उत्तराखंडी को, सरकार कहती है हमने ये भी दे दिया। तीसरा हमने बोला भू कानून चाहिए हिमाचल प्रदेश जैसा, सरकार ने बोला ये भी दे दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने ये प्रस्ताव पास कर दिया। आप ध्यान से समझना मेरी बात को। सरकार इस प्रस्ताव को पास कर देती है और ये एक तरीके से जो एक्ट बन जाता है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल जी से सिग्नेचर होने चाहिए। क्या होता है कि कांग्रेस के टाइम पे, पिछले टाइम पे कांग्रेस की जो सरकार थी बीजेपी से पहले 2012 से 17, उस टाइम पर कुछ ऐसी चीजें गई थी जिनको उन्होंने बोला कि इनको पास कीजिए। अगर वो राज्यपाल जी के पास गई तो राज्यपाल जी के पास आज तक वो फाइल पेंडिंग है, क्योंकि राज्यपाल जी केंद्र से हैं और केंद्र जो है वो बीजेपी है वहां पे सरकार। तो इनकी कांग्रेस बीजेपी की आपस की लड़ाई के चक्कर में कि उसको क्रेडिट न मिल जाए, कांग्रेस को न मिल जाए, बीजेपी को क्रेडिट न मिल जाए, जनता के मुद्दे वहीं धरे के धरे रह गए। तो आज के टाइम पर अगर मूल निवास 1950 मिलता है, भू कानून मिलता है, हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी वाली योजना पास भी हो जाती है संसद के अंदर, अपने विधानसभा के अंदर, उसके बाद भी राज्यपाल जी के सिग्नेचर बचेंगे और वो इसको लटका सकते हैं सालों साल। 5 साल तो हो गए, कांग्रेस की बहुत सारी फाइलें थी जो उनको लटकाए हुए, क्योंकि उनको क्रेडिट ना मिल जाए। इसी तरीके से कांग्रेस वाले अगर सेंटर में होते, उनका राज्यपाल होता, तो वो भी फाइल लटकाते। इनका काम आपस में जोड़ तोड़ करना है और जनता को पीस देने का काम है। ये बहुत, जिनको जानकारी नहीं उनको बताना चाहता हूं कि इस तरह की हम बार बार जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं, आपके नॉलेज में बात लाने का प्रयास करते हैं। और सुनिए, यहां पर बात खत्म नहीं होती है। अगर राज्यपाल जी ने वो पास भी कर दिया, उसके बाद भी सरकार इंप्लीमेंट नहीं करेगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उस टाइम पर उत्तराखंड सरकार के ऊपर जो कर्ज था, जो लोन था, वो था 25,000 करोड़ का। कितना? 25,000 करोड़। और अब पिछले 4.5 साल के अंदर उसके अंदर बढ़ोतरी होकर 35,000 करोड़ का एक्स्ट्रा लोन आ चुका है सरकार के पास। आज के टाइम पर उत्तराखंड सरकार के ऊपर जो लोन है, जो उधारी है, जो कर्ज है,
वो है 60,000 करोड़ का। 4.5 साल के अंदर 25,000 करोड़ का, जब से उत्तराखंड बना तब से लेकर 2017 तक, यानी 17 सालों में जो कुल कर्जा था सरकार के ऊपर वो था 25,000 करोड़। ध्यान से समझना, 17 सालों में 25,000 करोड़ और 4.5 साल के अंदर 35,000 करोड़ एक्स्ट्रा हो गया, 60,000 करोड़। तो जितने भी ये कानून पास होते हैं, नियम पास होते हैं, तो सरकार क्या कहती है, अरे हमारे ऊपर तो इतना लोन है, हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा लोन है और ये इतना ज्यादा लोन है, हमारे ऊपर कर्जा है कि हम ये पॉलिसी लागू नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से समझना, ये इतनी गहरी चाल, इतना बड़ा षड्यंत्र है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप भी जानते होंगे, उत्तराखंड के जितने भी आज तक के नेता रहे, इन सबकी इनकम आप निकाल लें, जो इन्होंने 2 नंबर से कमाई है, लोगों जो जनता के पैसे को लूटा गया है, इस इनकम को आप निकाल लें तो सारा कर्जा 50,000 करोड़ तो पिछले 20 सालों में, 21 साल होने वाले हैं, 21 सालों के अंदर 50,000 करोड़ तो आराम से निकल जाएगा। एक नेता के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और सच्चाई यही है। तो कहने का अर्थ ये है, तो आप ये, अब आपका सवाल आएगा, तो भाई साहब कैसे होगा ये सॉल्यूशन, मिस्टर जी कैसे निकलेगा सॉल्यूशन? योर सॉल्यूशन काम इट निकलो, ये सॉल्यूशन लीजिए। हम दगड़ी जो ले छी ना, हमको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और अपनी एक नई शक्ति खड़ी करनी पड़ेगी, मिलजुल के काम करना पड़ेगा और एक दूसरे पे विश्वास, आंख बंद करके विश्वास के हाँ ये सही डायरेक्शन है, ये लंबे समय से काम हो रहा है और इस डायरेक्शन पे हम काम करेंगे। आंख बंद करके विश्वास। कोई भी व्यक्ति आके बोले, उदाहरण के तौर पे मुझे कल बात हुई थी टीम के साथियों से, युधिष्ठिर जो महाभारत के अंदर, युधिष्ठिर महाभारत टीम में भी आ ही रहा है, तो जो युधिष्ठिर जी थे उन्होंने क्या किया, 5 पांडवों के सबसे बड़े भाई, तो उन्होंने जुए में सब कुछ हार गया, लेकिन बाकी कोई भी भाई चूं तक नहीं किया, चूं तक नहीं किया किसी ने कि भाई तुमने ऐसा क्यों हारा। धर्मराज युधिष्ठिर थे, आंख बंद के विश्वास, जो बड़े भाई ने किया सही किया और ये सही डायरेक्शन थी, उनको ऐसा लगा। इसीलिए जो नई शक्ति खड़ी करने की हम बात कर रहे हैं, आंख बंद करके आपको विश्वास करना पड़ेगा। हम तो करेंगे काम, लेकिन अगर आप सवाल पूछ सकते हो, सवाल पूछने का सबको हक है। और सबसे ज्यादा कई बार मजाक की बात ऐसा लगती है कि सवाल जो पूछा जाता है वो सामाजिक संस्थाओं से पूछा जाता है, वो नेताओं से सवाल नहीं पूछते, लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। खैर, मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखाता हूं। तो क्या हुआ और इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज हुई, आप ये भी देखिए। तो बहुत सारे काम हुए। यहां पर विधानसभा चली, तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र जो चला, आज दूसरा दिन था। इधर सीएम ने कांग्रेस विधायकों को मनाया, उधर विधानसभा पर गरजे विभिन्न संगठन। तो बहुत सारे संगठन आए, जिसमें योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ, तो ये बेरोजगार लोग हैं, ये बेचारे प्रदर्शन में लगे हुए हैं, ये लोग आए, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ। ये कांग्रेस के विधायक हैं पिथौरागढ़ से, इन्होंने बोला कि भाई हमें तो 4 धाम यात्रा के लिए वहां पर कनेक्टिविटी चाहिए, मोबाइल कनेक्टिविटी चाहिए, ये इसके लिए बैठ गए। बीपीएड के छात्र प्रशिक्षित महासंघ के सदस्यों ने विधानसभा कूच किया। ये भी रिस्पना पुल पर बैरिकेडिंग थी, वहां पर अर्धनग्न होकर, ये आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने अपनी शर्ट उतार दिए। तो ये इस तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया। तो इस तरीके से अलग अलग प्रदर्शन किया लोगों ने। साथियों, ये जो प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति, कहीं ना कहीं इन लोगों के मन के अंदर दर्द है कि हमें उत्तराखंड के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, इसलिए इन्होंने प्रदर्शन किया। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, खासकर जो राजनीतिक लोग हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया। अब आप ये देखिए, एक नई चीज दिखाता हूं आपको। उत्तराखंडियों को ओबीसी घोषित करो। ध्यान से देखिए, उत्तराखंडियों को ओबीसी घोषित करो। अब ध्यान से समझना, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, कुछ लोग इस तरह की मांगे। एक सेकंड, साथियों क्षमा चाहूंगा, एक डिस्टर्बेंस हो गई थी, फोन आ रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने ऐसी मांग उठाई कि उत्तराखंडियों को ओबीसी घोषित करो। अरे आप कौन होते हैं भाई बोलने वाले? आपने जनता से पूछा, रेफरेंडम किया, आपने जनमत लिया? ऐसे तो मैं बोल दूंगा उत्तराखंडियों को आप चमार घोषित करो, या उत्तराखंडियों को सबको ठाकुर घोषित करो। किसी के क्षेत्र के हिसाब से ओबीसी घोषित करना, ये कहां तक ठीक है?
ऐसी ऐसी मांग लोग लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं समझ में नहीं आता है। ये केवल ये चाहते हैं कि ओबीसी हो जाएगा तो उसके बाद हमारा नाम हो जाएगा और हमारे लोगों को कुछ नौकरी मिल जाएगी। कुछ कुछ अच्छा काम कीजिए। सभी जातियां जो हैं वो बराबर हैं, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी, चमार, ठाकुर जो भी हैं, ये सब बराबर हैं। ये जब हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हम किसी इंसान की बात करते हैं, किसी मनुष्य की बात करते हैं, सब बराबर है। जातियां ये कहां से बीच में लेके आए? इसीलिए हमने बोला वन फैमिली वन जॉब होनी चाहिए। ये जातियों पे आगे ना बटे, ये सारे के सारे लोग बराबर हैं। ये लोग बांटने का काम करते हैं, ऐसे लोग बांटने का काम करते हैं। इन लोगों को बिल्कुल देखते ही समझ जाना चाहिए कि आप किस तरह की मांगे उठा रहे हैं, क्यों बांटने वाला काम कर रहे हैं। ये तो जो विधानसभा का सत्र रहा हमारा, आज का जो विधानसभा का सत्र रहा उत्तराखंड के अंदर, ये बिल्कुल फ्लॉप रहा। इसके अंदर कोई भी मांग ऐसी नहीं थी जो पूरे उत्तराखंड के लिए लागू हो। ये सब नेता अपने अपने फायदे की बात करने के लिए आए थे। ये चाहते थे कि कहीं पर पुल बन जाए, कहीं पर एक जगह सड़क बन जाए। अरे पुल बनाने जहां पर जरूरत है पूरे उत्तराखंड के लिए बनाइए। वो रिसर्च करने में कितना टाइम लगता है आपको तो पहले से ही पता है। जहां जहां 15-15, 16-16 साल से सड़कें पास हो रखी हैं, 15-15, 16-16 साल से सड़कें पास हो रखी हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं करने को तैयार है। क्यों? कहते हैं हमारे पास बजट नहीं। अरे बजट कहां से होगा? 60,000 करोड़ का तुमने घाटा करवा दिया। ये बात कितने लोगों को पता थी कि 60,000 करोड़ का ऋण है उत्तराखंड सरकार पे, और ये पिछले 4.5 साल के अंदर 35,000 करोड़ रुपए बढ़ गए। बहुत गंभीर विषय है। ऐसे अगर इन नेताओं को आप लोग नेता कह रहे हो, तो मेरा तो ये मानना है जिस तरह से जनता को पैर की जूती समझते हैं, आप लोगों को भी ऐसे नेताओं को पैर की जूती समझना चाहिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि दो ही पार्टियां रही हैं। जो भी पार्टी उत्तराखंडियों की मांगों को दरकिनार करके, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, उनके आत्मसम्मान को नीचे गिरा के कार्य करना चाहती है और जो लोगों को तोड़ने का लगातार कार्य कर रही है, ऐसी पार्टियों को तोड़ दो, ऐसी पार्टियों को हटा दो, ऐसे नेताओं को हटा दो। लेकिन अगर यही पार्टियां, मैं साथ साथ ये भी कहता हूं, बहुत सारे लोग केवल नेगेटिव चीज सुनते हैं, पॉजिटिव चीज सुनते नहीं, लेकिन अगर यही पार्टियां बहुत अच्छे लोगों को वोट देती हैं, वो पढ़े लिखे समझदार लोगों को आगे लेके आती है, तो हमें खुशी होगी कि ये लोग जो प्रदेश के लिए काम करती है, पूरे प्रदेश की जनता के लिए काम करती है, ऐसे सरकारों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इनको आगे लेके आना चाहिए। लेकिन ये पार्टी के अंदर जो लोग घुसे पड़े हैं, कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर, यूकेडी के अंदर, इन लोगों के अंदर इतना ज्यादा, कई बार ऐसा लगता है घमंड आ चुका है, इतना ज्यादा घमंड आ चुका है इन नेताओं के अंदर कि हम ही सब कुछ हैं, चाहे कुछ भी नहीं है, चाहे जीरो। कोई विजन नहीं, कोई बात करने का तरीका, इनको पता ही नहीं करना क्या है। कि केवल बस किसी तरीके से मेरा नेता का नाम हो जाए, स्वार्थपन में लगे हुए हैं। और मैं बहुत सारे नेताओं को जानता हूं, ऑलमोस्ट हर पार्टी के, जो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि भाई मैं अच्छा काम करूंगा, मेरे नंबर बनेंगे, पार्टी जाए बाद में, पहले मेरा नाम आना चाहिए। अगर कांग्रेस से वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी से मिल जाएगा, बीजेपी से मिलेगा तो आम आदमी से मिल जाएगा, वहां से नहीं मिलेगा। और यूकेडी को तो सबने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, चलो कोई बात नहीं, यूकेडी तो दे ही देगी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से जाने वाले बंदे को इजीली यूकेडी एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसा उन नेताओं का मानना है, ये मेरा मानना नहीं है, ये उन नेताओं का मानना है। तो ऐसा बहुत सारे लोग मुझे पहले भी बोल चुके हैं। तो साथियों, बस मैं यही कहना चाहूंगा, आज भी दूसरा विधानसभा का सत्र रहा। आप लोग जो लोग आज नए जुड़े हैं, जिनको पता नहीं, जिन्होंने कल शायद नहीं देखा होगा, मैं उनको बताना चाहूंगा। तो ये अपनी एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वेबसाइट है विधानसभा उत्तराखंड। आपको अगर पता करना है कि आज क्या क्या टॉपिक पे चर्चा होने वाली है, तो ये uk vidhansabha.uk.gov ये वेबसाइट है। ये सरकारी वेबसाइट है उत्तराखंड विधानसभा की। और यहां पर एक ये ऑप्शन है, मेन्यू का सत्र का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस सत्र पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सत्र के बारे में बताएगा। और आप देखेंगे यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा है आपको इन्होंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया। ये अपडेट कहाँ करते हैं? ये अपडेट करते हैं यहाँ नवीन जानकारी, राइट साइड में है, यहाँ पर ये नवीन जानकारी, ये यहाँ पर डालते हैं ये इन्फॉर्मेशन। ये कहते हैं आप यहाँ से देखिए। तो जो चीज यहाँ पर अपडेट होनी चाहिए थी वहां पर ये अपडेट करते नहीं है। इसकी जगह ये बहुत इनडिसिप्लिन्ड है। सरकार, सारी पार्टियां उत्तराखंड के अंदर सब इनडिसिप्लिन्ड है, किसी के अंदर कोई विजन नाम की चीज ही नहीं है। इस तरह से ये काम करते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट है, आप देख लीजिए। तो आज का जो सेशन था वो मैं आपको दिखा देता हूं। उसके अंदर इन्होंने क्या, इनका क्या प्लान था। शायद ये वाली वेबसाइट है, ये वाली फाइल है। हाँ, तो ये फाइल मैं खोल रहा हूं। आज के पूरे एजेंडा की लिस्ट है इसमें। अगर आप देखेंगे 24 अगस्त डेट लिखिए, उत्तराखंड विधानसभा की कार्यसूची। ये आप ऑनलाइन ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगी।
तो शायद हमारे बोलने के बाद ये हटा भी दें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसके अंदर एक पूरी लिस्ट आती है, आप देखेंगे पूरी लिस्ट आती है कि क्या क्या ये कार्य करने वाले हैं, पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। ये 4 बजे के बाद क्या होगा, 32, 33, 36, ये सारी 36 आइटम इन्होंने दी हुई है कि हम ये सारी चीजें करेंगे। इसके अलावा प्रश्न है, मनोज रावत जी हैं, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन है, ये राजस्व को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं, ये वित्त को लेके। एक उदाहरण देता हूं, मनोज रावत जी ने क्या पूछा है, ये विधायक हैं, क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कुल कितना क्षेत्रफल भूमि की भूमिधरी को धारण करने वाले किसानों की भूमि श्रेणी में रखा जाता है? यदि हाँ, तो वर्तमान में उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में कुल कितने किसान भूमिहीन है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने, बहुत अच्छा प्रश्न किया। सरकार द्वारा प्रदेश के अन्नदाता किसानों के बेहतर जीवन यापन के लिए भूमिहीन के स्तर पर ऊपर लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माननीय मनोज रावत जी ने। तो इन्होंने 3 अगस्त को ये प्रश्न पूछा था और ये कह रहे हैं कि जो भूमिहीन किसान है, अब देखिए ये अच्छा काम किया है, जो अच्छा प्रश्न है इसकी हम जरूर जो प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। इन्होंने बोला कि जो भूमिहीन किसान है उनके लिए सरकार ने क्या कार्य किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें बहुत खुशी है। तो इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन खाली प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, काम कुछ होता नहीं। केवल प्रश्न पूछने से नहीं, प्रश्न तो पूछना चाहिए लेकिन सरकार को काम भी करना चाहिए। इसी तरीके से आप देखेंगे लघु सिंचाई के लिए है, किसी ने बाढ़ नियंत्रण के लिए पूछा हुआ है, ये है आदेश सिंह चौहान जी। ये उमेश शर्मा काऊ हैं, ये भी विधायक हैं, ये लोक निर्माण से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, ये लोग जो नेता हैं ये अधिकतर सवाल जो पूछते हैं ये केवल और केवल अपने क्षेत्र से संबंधित पूछते हैं। लेकिन अभी जैसे हमने देखा मनोज रावत जी ने जो पूछा है वो पूरे उत्तराखंड के किसानों के लिए पूछा है, पहाड़ के और जो प्लेन एरिया है वहां के किसानों के लिए पूछा है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नेता और जो भी उनके कार्यकर्ता अगर उत्तराखंड के बारे में पहले नहीं सोचते हैं, उत्तराखंडियों के बारे में पहले नहीं सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को हमें हटाना पड़ेगा। एक नई शक्ति खड़ी करनी पड़ेगी जिनके पास उत्तराखंड को आगे ले जाने का विजन है। आज हमारे पास विजन है, हम बता सकते हैं कि अगले 10 साल के अंदर उत्तराखंड में कितना परिवर्तन आएगा। और ये तब आएगा जब हम लेके आएंगे। और ये सरकारें जो करेंगी, हमें पता है उत्तराखंड के ऊपर आज 60,000 करोड़ का अतिरिक्त जो भार है, जो कर्जा है, या आने वाले 10 साल के बाद ये 1 लाख करोड़ हो जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड को वापस यूपी में मिला दिया जाएगा, या इसके अंदर कुछ और दूसरा काम हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ ये दूसरा काम हो जाएगा। उत्तराखंड बर्बाद, धीरे धीरे जिस तरह से चल रहा है बर्बादी के कगार पे, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। ये सब कई सारी चीजें जो पॉलिटिकली कनेक्टेड होती हैं। आप सोचिए अगर उत्तराखंड के अंदर हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलती जेन्युइनली, ये खाली प्रस्ताव पास होकर कानून बनाकर नहीं, सरकार ऐसी इंडस्ट्रीज लगाते हैं। हम तो सजेशन दे चुके हैं सरकार को कई बार। अगर ये सच में होता, हर घर के पास 10, 12, 15 हजार रुपए, बहुत ज्यादा नहीं, अपने गांव के आसपास व्यक्ति नौकरी कर रहा होता, सबके पास पैसा होता, तो जात पात रिजर्वेशन का टेंशन ही खत्म हो जाता। सबके पास पैसा आता, सब अपने बच्चों को आसपास पढ़ाते। जब लोग होते तो वहां पर स्कूल भी खुलते, मार्केट के अंदर जो चहल पहल भी अच्छी रहती, गांव के लोग शिक्षित होते, जागरूक होते, बहुत अच्छा कार्य हो सकता था। किसी की मदद की आवश्यकता है, जैसे आज के टाइम पर दूसरे गांव से या कहीं जहां सड़क नहीं, वहां पे डोली के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, फिर रात को उनको दारू पिलानी पड़ती है। उत्तराखंड से शराब हमेशा के लिए खत्म हो जाती, मतलब इसको परमानेंट ही यहां से हटा सकते हैं ना उत्तराखंड से। जैसे गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर है, शराब बैन है, वैसे तो मिल जाती है उनको 2 नंबर से, लेकिन कम से कम आम तरीके से खुलेआम इस तरह से दारू नहीं बिकती। गलत तरीके से काम करने वाले लोग तो हैं ही, आपको पता है, सरकार का कोई दबाव उसमें चलता नहीं है। आज भी मैं तो खुद कई बार ये चीजें गुजरात के लोगों से सुन चुका हूं और बिहार के लोगों से सुन चुका हूं कि दारू तो वहां भी मिल जाती है। तो ऐसी कानून व्यवस्था का क्या फायदा जिसको आप इंप्लीमेंट ना कर पाओ। तो उत्तराखंड के अंदर से अगर शराबबंदी होती है, इससे बढ़िया क्या बात है। उत्तराखंड के अंदर 1 फैमिली 1 जॉब मिलती है, इससे बढ़िया क्या बात है। लेकिन ये करेगा कौन, ध्यान से समझना। कोई भी व्यक्ति, जो आप पिछलग्गू बने पड़े हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, जब से उत्तराखंड बना पिछले 21 सालों का जरा एनालिसिस कर लेना, उसका अध्ययन कर लेना। कोई सा भी व्यक्ति है, मैं सबसे बोलना चाहूंगा, आप चाहे बीजेपी को पसंद करते, चाहे कांग्रेस को, चाहे यूकेडी को, आप अध्ययन कर लेना। आम आदमी पार्टी नहीं थी, आप अध्ययन करना कि क्यों फेलियर रहा, बीजेपी का क्या फेलियर रहा, कांग्रेस का क्या फेलियर रहा, यूकेडी का क्या फेलियर रहा। और इन तीनों पार्टियों में जो प्रमुख पार्टियां हैं उत्तराखंड की, जो तीनों पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने क्या अपना सेल्फ असेसमेंट किया? इन्होंने नहीं किया तो क्या इनके कार्यकर्ताओं ने किया कि यार हम क्या सोच के बीजेपी को वोट देते? इसलिए कि भाई वो हिंदुत्व की रक्षा करेगी। अगर हिंदुत्व की रक्षा करनी थी तो वो अवैध मलिन बस्तियों को वहां से क्यों नहीं हटाया?
सोचने का विषय है। ये सब उल्लू बनाने वाले काम है। ये इन लोगों को, केवल लोगों की भावना से, हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। हमें प्रैक्टिकल, हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल व्यवहारिक, कि हाँ ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा। दिमाग से, दिल से, ढंग से सोच समझ के फैसला लेना होगा। बिल्कुल ढंग से समझिए चीजों को। ये नेताओं की बातों में मत आइए। नेताओं की बातों में आकर पिछले 21 सालों के उत्तराखंड का जो बुरा हाल हुआ है, इसके जिम्मेदार हम भी बहुत बड़े स्तर पर हैं। आज हम जागरूक हुए हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का। बहुत सारे लोगों को हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जागरूक हुए भी हैं, हमें पता है, ये आपको भी पता है। और ये जागरूकता, मुझे पता है कि इतना बड़ा परिवर्तन एक राज्य को, इतने बड़े उत्तराखंड राज्य को बदलने में 1-2 साल के अंदर बदलाव नहीं आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम पहले कहाँ थे। मैं उनको बताना चाहूँगा, हम पिछले 10-11 साल से लगातार, मैं तो व्यक्तिगत रूप से समाज सेवा में रहा हूँ, लेकिन हम समाज सेवा कर रहे थे। आज हमें पता चलता है कि अब हमें समाज सेवा से थोड़ा और आगे बढ़कर राज्य की सेवा करनी पड़ेगी, जिसके बाद हम देश की सेवा भी करेंगे। अगर एक राज्य को हम स्ट्रांग बनाते हैं, एक राज्य के लोगों को हम मजबूत बनाते हैं, उनको सशक्त बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश को मजबूत बना रहे हैं। यही असली देश सेवा है। और जो ये देश सेवा जो है, ये हम लगातार करते रहेंगे। तो मैं कई बार लोगों को बताता भी हूँ। बिशन आर्या कह रहे हैं जी, सबको घर बैठे सुविधा चाहिए, आगे कोई नहीं आना चाहता। सर ऐसी बात नहीं है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, हमारे पास भी सारी सुविधाएं हैं घर बैठे, लेकिन हम आगे आए हैं। तो हम भी आगे आए हैं, हमारी टीम के बहुत सारे लोग आगे आए हैं, अन्य भी कुछ संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, वो लोग भी आगे आए हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी संख्या कम है। वो उसका कारण यह है कि जागरूकता लोगों के अंदर नहीं है। जहां लोगों को अपने अधिकार, अपने हक पता चल गए, तो लोग आगे आएंगे कि मेरा हक बनता है। उदाहरण के तौर पर मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ पारिवारिक रूप से। एक परिवार के अंदर एक पिताजी हैं, उनके 2 लड़के हैं। उन पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, तो वहां पे जो जमीन होती है, जमीन के लिए ऐसा नहीं कि एक बंदा बोलता है ठीक है यार मेरी नौकरी मैं चला जाता हूँ। वो अपने हक के लिए लड़ाई करता है, अपने भाई से ही लड़ाई करता है, क्योंकि वो जागरूक है, उसको पता है कि पिताजी की प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है। ठीक इसी तरीके से उत्तराखंड है। उत्तराखंड के अंदर अगर हमें अपने अधिकार पता है, अपने हक पता है, तो हम उस हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब पता ही नहीं है तो कोई भी व्यक्ति है वो लड़ेगा कैसे? बहुत सोचने का विषय है। शिव सिंह रौतेला जी कह रहे हैं इस बार हमें यूकेडी को मौका देना चाहिए, जय उत्तराखंड। ये सवाल बहुत सारे लोग मुझे बोल चुके हैं, कई बार मुझे बोल चुके हैं यूकेडी को मौका देना चाहिए। अरे यूकेडी को मौका हम थोड़ा ना देंगे, यूकेडी को मौका खुद उनको आके लेना पड़ेगा। अगर हमारे कहने से यूकेडी को वोट मिलता है, तो हमारे कहने से बीजेपी को वोट मिलता है, अगर हमारे कहने से कांग्रेस को वोट मिलता है, तो पता नहीं क्या क्या बदलाव हो जाता। जिसको मौका देना चाहिए, जो आप बार बार बात करते हैं कि इनको मौका दो, इनको मौका दो, ये मौका इन लोगों को खुद पैदा करना पड़ेगा। इनको दिखाना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे जाके हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ऐसे नहीं इलेक्शन से 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, 10 महीना पहले आके खड़े हो गए जी हम भी हैं रेस में। ऐसे नहीं होता है। काम करके दिखाना पड़ेगा, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हमने काम किया। पिछले आज 2017, 2018 में क्या काम किया, 2019 में क्या काम किया, ये हर पॉलिटिकल पार्टी, खाली यूकेडी की बात नहीं है, उसके अलावा अन्य भी बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अनरिकॉग्नाइज। मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के अंदर चुनाव आयोग की नजर में एक भी पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। उत्तराखंड के अंदर एक भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। उसके लिए एक परसेंटेज चाहिए होती है वोटर्स की, तो वो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड के आज के समय पे चुनाव आयोग की नजर में नहीं है। वो सब अनरिकॉग्नाइज रीजनल पार्टीज हैं, मतलब जिनको चुनाव आयोग कहता है कि ये क्षेत्रीय पार्टी अपने आप बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हमारी नजर में रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि इनको जितना वोट प्रतिशत लाना था उतना भी नहीं लेके आ पाए। तो जो लोग कह रहे हैं कि खाली यूकेडी नहीं, इसके अलावा और भी अन्य पार्टियां हैं, जो भी रीजनल पार्टीज हैं जो चाहती हैं कि आगे कुछ करना, तो चुनाव के लास्ट 6 महीने 10 महीने पहले खड़े होकर आएंगी और वो सोचेंगी जनता हमें वोट दे देगी। तो सरकार तो बनाना नामुमकिन है ऐसे लोगों के लिए। 1, 2, 3 सीट शायद आ जाएं तो अच्छी बात है, आ जाएंगे, लेकिन उससे बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव आने के लिए एक विचारधारा चाहिए होती है, और विचारधारा के लिए लगातार काम करना पड़ता है। आज हमने देखा कि लगातार काम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पा रही है। सचिन तुरे कह रहे हैं पहले आप बताओ कि आपका क्या विचार। सर मेरा तो विचार बहुत, हमने तो कई बार बोला कि हम चाहते हैं चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे यूकेडी हो, आम आदमी पार्टी को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। इन तीनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी अगर अच्छे उम्मीदवार उतारती है, आपके क्षेत्र के अंदर जो सबसे अच्छा, जो गांव में रहता हो, पढ़ा लिखा हो, उसको प्रशासन के बारे में नॉलेज हो, उसको व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ये सारी चीजें ये चीजें आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, जिसको उसकी नॉलेज हो, जो लंबे समय से समाज सेवा का कार्य कर रहा हो, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं।
तो सचिन रतोड़ी जो पूछ रहे हैं उनका मैंने उत्तर दे दिया है कि आप ये सारे पैरामीटर जो एक आम जनता सोचती है, अच्छे परिवार से, उनका बैकग्राउंड अच्छा हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ऐसे लोगों को अगर कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है, आपको उसको आगे लेके आना चाहिए, जो लगातार अच्छा काम कर रहा है। तो सरकार को पता चलना चाहिए। एक तरफ एक मान लेते हैं, मैं जैसे द्वाराहाट विधानसभा से आता हूं, मेरे बगल में रानीखेत विधानसभा है, तो द्वाराहाट विधानसभा के अंदर एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा होता है और उस एक पार्टी का और उसी पार्टी का कैंडिडेट रानीखेत विधानसभा में वो कोई क्रिमिनल खड़ा कर देते हैं। तो आप ये बताइए, मैं पार्टी के नाम पर वोट दूं या मैं किसी व्यक्ति के नाम पर वोट दूं? एक जगह खड़ा है बहुत अच्छा समाजसेवी व्यक्ति उसी पार्टी का और दूसरी जगह उसी पार्टी का खड़ा है क्रिमिनल व्यक्ति। आप बताइए, मुझे पार्टी के नाम पर वोट देना चाहिए या कैंडिडेट के नाम पर? अपने दिल से पूछिएगा। और ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, इनके एफिडेविट के अंदर सारी चीजें होती है। मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी था सल्ट चुनाव के टाइम पर। ये आपको तय करना है, ये जनता को तय करना है कि हम पार्टी के नाम पर वोट देके कहीं गंदे लोगों को, घटिया नेताओं को तो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से प्रणव सिंह चैंपियन बीजेपी के अंदर है, बीजेपी का बंदा है ना। इसी तरीके से बहुत सारे अन्य नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी गए। वो कौन से अच्छे नेता हो गए? कांग्रेस के अंदर रह के उन्होंने घपला किया और बीजेपी में जाके साफ सुथरे हो गए। ऐसे लोगों से बचें, ऐसे मानसिकता से बचें कि बीजेपी में जाके लोग दूध के धुले हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि गंगा में डूब के लगाए सारे पाप धुल गए, ऐसा नहीं होता है। वो पाप मन से धुलने चाहिए। तो ये निश्चय आपको करना है। ये अगर मुझसे जिसने सजेशन मांगा है रतूड़ी जी ने, मैंने उनको बता दिया कि एक पार्टी का अगर एक व्यक्ति क्रिमिनल है और दूसरा व्यक्ति जो है वो समाज सेवी है, आप किसको वोट देंगे ये आपको सोचना है। आप पार्टी को वोट देंगे या उस व्यक्ति को वोट देंगे? अगर आप पार्टी को वोट देंगे वो आपकी मानसिकता है। खैर, मैं और कुछ लेता हूँ। बिशन आर्य कह रहे हैं फेसबुक या व्हाट्सएप से यूकेडी सोचती है हम जीत पाएंगे, इनको 2% उत्तराखंड लोग नहीं जानते। सर वो इनको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। राजेंद्र हलवार जी कह रहे हैं जब ये फेल है तभी तो हम पार्टी पूरे दम से लड़ने को तैयार है, सोचना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्रीय पार्टियों को, खाली यूकेडी की बात नहीं है। यूकेडी डेमोक्रेटिक है, प्रगतिशील पार्टी है, परिवर्तन पार्टी है, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा, बहुत सारी अन्य पार्टियां हैं। जो भी पार्टी क्षेत्रीय स्तर पर काम करना चाहती है उनको बहुत बहुत ज्यादा जागरूक होकर लोगों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा, तभी कार्य हो पाएगा। चंद्र सिंह जी कह रहे हैं हमें प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी पर ही भरोसा है, मुझे तो लगता है मोदी देश को सही दिशा और दशा दे रहे हैं। जी चंद्र सिंह जी, मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा, वन यू की टीम की बात नहीं कर रहा हूं। वन यू की टीम की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं योगी जी मोदी जी की बात करूं, व्यक्तिगत रूप से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मुझे जो बीजेपी का काम है वो पसंद आया है। योगी जी का काम उत्तर प्रदेश में बहुत पसंद आया व्यक्तिगत रूप से जी। और लेकिन हम अगर ये सोचेंगे अरे यार बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब आम आदमी पार्टी कर दी, यूकेडी कर दी, ये गलत सोच पे कभी मत रहिएगा। प्लीज ऐसी सोच पे कभी मत जाइए। हमें केवल अच्छे लोगों को आगे लेके आना है। आप एक के भरोसे दूसरे, दूसरे के भरोसे तीसरा, चलो इसने नहीं किया, तीसरे के भरोसे चौथा, ऐसे नहीं चलेगा। उसने भी नहीं किया फिर किसको करोगे? 5 साल तक फिर तो हम पीछे हो गए, उत्तराखंडी तो पीछे हो गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अच्छे लोगों, समझदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आइए। सचिन पोखरियाल जी कह रहे हैं खुद निर्दलीय चुनाव लड़े, बीजेपी कांग्रेस के भरोसे मत रहें, सभी लोग चुनाव लड़े। बहुत बढ़िया बात की सचिन पोखरियाल जी, बहुत ही बढ़िया बात करी। हमें दिखाना पड़ेगा, इस बार शायद सक्सेसफुल ना हो। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई, परसों किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि बिस्टी देखो ऐसा है, जब भी हमें लड़ाई लड़नी होती है तो हमें उस मैदान में उतरना पड़ेगा लड़ाई लड़ने के लिए। मैदान में उतर नहीं रहा, पहले से ही हार मान ली कि कुछ नहीं होगा, तो अगर हमें कोई भी कार्य करना है उसके लिए हमें मैदान पे उतरना तो पड़ेगा, हमें वो कार्य करना तो पड़ेगा। कोई सा भी काम आप कर रहे हैं उसमें पहला कदम तो रखना पड़ेगा। मुझे छत पर जाना है, किसी मंजिल पर जाना है, मुझे सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। मैं पहले से बोल दूंगा यार ये तो बहुत सारी सीढ़ियां हैं। मंदिर में जाते हैं उत्तराखंड के, कितने ऊंचाई ऊंचाई पर मंदिर होते हैं। हम ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं थक जाएंगे, हमें पता है कि हम वहां मंदिर तक पहुंचेंगे, हमारी आस्था है। तो हमारी आस्था इसी तरीके से उत्तराखंड को बदलने के लिए एक अच्छी सोच के साथ होनी चाहिए कि हाँ यार हमारी एक टीम है, हम मिलकर काम कर सकते हैं। टीम नहीं है तो बना सकते हैं जी। और इसी तरीके से अगर खाली हम बोल दें सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी होती है, राजनीति एक जैसी होती है, तो बदलाव कहां पर आएगा? बोलने से चलेगा नहीं काम, हमें उतरना पड़ेगा खुद। निर्दलीय उतरिए, कोई खर्चा मत कीजिए। आप बोले भाई मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन बदलाव मैं ही लेके आऊंगा, और विजन इतना क्लियर होना चाहिए। गोविंद बिश जी कह रहे हैं काम नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल सही बात बोली सर, काम नहीं तो वोट नहीं। सिद्धार्थ पांडे कह रहे हैं जय श्री राधे राधे राधे। गोविंद बिश जी कह रहे हैं कि 20 साल से क्या कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे पता नहीं, 20 साल पहले तो शायद मैं इतना जागरूक नहीं था, लेकिन जो अगर आप ये पॉलिटिकल पार्टी से पूछ रहे हैं तो ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये सारे नेता बेकार थे और इन सब नेताओं को बदलने की जरूरत है।
बलबीर रानी जी कह रहे हैं आज तक उत्तराखंड को एक ढंग मुख्यमंत्री नहीं मिला, उत्तराखंडियों का दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल सही बात है सर, उत्तराखंडियों को एक ढंग का मुख्यमंत्री आज तक नहीं मिल पाया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जनता के फैसलों की कोई कदर नहीं करती, इनको कोई इज्जत नहीं है। जनता, क्योंकि जनता आपस में लड़ने में व्यस्त है, जनता केवल ये बोलने में व्यस्त है वो ऐसा करा रहे, वो तो आगे निकल गया, वो अरे वो तो पीछे रह गया, अरे ये ऐसा वैसा, जनता इस चीज में व्यस्त है। जिस दिन जनता ने डिस्कशन शुरू कर दिया, इस तरह की वार्ता, इस तरह की चर्चा शुरू कर दी कि हमें उत्तराखंड बदलना है, चलो हम केवल उत्तराखंड, जब भी मिलकर बैठे तो बोले यार हम क्या काम कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, कैसे कर सकते हैं, चलो आज विधायक को पकड़ते हैं, चलो आज ग्राम प्रधान को पकड़ते हैं, चलो इसको पकड़ते हैं। शर्मा शर्मी से कुछ नहीं होने वाला, शर्मा शर्मी से जो होने वाला है वो होगा पलायन, वो होगा उत्तराखंडियों का विनाश, वो होगा उत्तराखंड की बर्बादी। केवल शर्मा शर्मी से ही होने वाला, खुल के आवाज उठाने वाले लोग चाहिए। मुकेश कोहली कह रहे हैं जब सांसद, विधायक या किसी भी नेता को कार्यकाल से शुरुआत से पहले निष्पक्ष होकर काम करने की शपथ दिलाई जाती है तो फिर क्यों इनके मापदंडों का पालन नहीं होता? सर शपथ, कसम खाने वाले तो सब झूठी कसम खाते हैं, आपको पता ही है। नेताओं तो सबसे आगे हैं, झूठे नेता सबसे आगे हैं। शोभित गहलोत जी कह रही हैं उत्तराखंड में किस तरह का भू कानून लागू होना चाहिए, इसके लिए उत्तराखंड सरकार को जनता से भी राय ले। उत्तराखंड की सरकार जनता से राय लेती है, कई संस्थाओं से राय लेती है, लेकिन ये लोग उन्हीं के लोग होते हैं। ये पेपर में दिखाने के लिए देखो हमने पब्लिक को बुलाया है। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरह से राज्यसभा के अंदर कोई अच्छे व्यक्ति को जाने की बजाय बीजेपी का कोई कार्यकर्ता राज्यसभा में चला जाता है या राज्य मंत्री बन जाता है। चंद्र सिंह जी के बड़े भाई जी क्या कोई बताएगा किस पार्टी को वोट दें? सर मैं बता के परेशान हो गया, पार्टी के नाम पर वोट मत दीजिए। जिस भी पार्टी के अंदर अच्छा व्यक्ति है, हो सकता है मैंने जैसे बताया कि 2 विधानसभाएं हैं, एक ही पार्टी की हम बात करते हैं, हम बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी की एक विधानसभा के अंदर क्रिमिनल को वो खड़ा करती है, दूसरी जगह एक अच्छे समाज सेवी को खड़ा करती है। आप किसको वोट देंगे? आप क्रिमिनल को वोट देंगे या अच्छे समाज सेवी को वोट देंगे? तो अगर आप पार्टी के नाम पर वोट देंगे तो ये उत्तराखंड को बर्बाद करने के सबसे बड़े जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपको पता है उस पार्टी के अंदर क्रिमिनल व्यक्ति खड़ा था। और अगर जो भी व्यक्ति ने, जो भी जनता ने जो भी वोट देने जा रही है उनको किसी भी जो भी उम्मीदवार खड़ा है उसका बैकग्राउंड नहीं पता है कि वो क्रिमिनल था, अच्छा व्यक्ति है, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता, ये जागरूकता हम फैलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी आपके एरिया के अंदर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, लोगों की बातों में आकर खुद जाके समझिए कि आखिर इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, क्या इस सच में उत्तराखंड के लिए कर पाएगा, इसने क्या किया आज तक समाज के लिए, इस व्यक्ति ने क्या किया, तो इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें समझनी आवश्यक है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, इतना बड़ा देश है, हमें एक उत्तराखंड राज्य से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत के अंदर जो लोग हमें चाहिए वो ऐसे जागरूक लोग चाहिए जो मिलकर एक शक्तिशाली टीम बना पाए। पार्टी को समर्थन नहीं करना है सर, अच्छे लोगों को समर्थन करना है, वो किसी भी पार्टी में ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। और मैं कुछ लोगों के बस जाते जाते 1-2 और मैं कमेंट ले लेता हूँ। ललित मोहन चुनैनी जी कह रहे हैं हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो खुद बनियों से फैक्ट्री लगवाते हैं, कहते हैं बेरोजगार को रोजगार मिलता है। बहुत बहुत जबरदस्त बात कही ललित मोहन भाई ने कि जो बाहर से बिजनेसमैन आ रहे हैं, सरकार की क्या 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 नीयत है। वो ये कहते हैं कि भाई भू कानून हमने इसलिए हटाया, कहीं तो मैं कुछ बयान पढ़ रहा था कि 2018 के अंदर भू कानून इसलिए हटाया कि बाहर से निवेश हो चुके। अरे निवेश होने के लिए अपनी किसानों की जमीन बेचने की क्या जरूरत है? तो एग्रीकल्चर लैंड में क्यों करते हैं? आप अपने जंगल की जमीन क्यों नहीं देते हो? और बेचना उसका सोल्यूशन नहीं है, उसका हल बेचना नहीं है, वो लीज पर भी दे सकते हो। और किसान के पास ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि मैं 1 साल का नोटिस देके जब चाहे अपनी जमीन खाली करवा लूं, क्योंकि हो सकता है वहां से बिजनेसमैन, क्योंकि 30 साल के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जिस तरह से प्रस्ताव आ रहे थे बीजेपी सरकार के, जो हमें सुनाई दिया कि 30 साल तक कोई भी बिजनेसमैन जमीन ले लेगा। अब आप ध्यान से समझिए, एक गांव के अंदर वैसे केवल 50 परिवार रहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर भूमि की बात हो रही है, वो जो कृषि लायक भूमि है, उसकी भूमि बिजनेसमैन ने ले ली, 30 साल की लीज पे ली, उसको केवल पैसा दे दिया, वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है। 30 साल के बाद आप कौन किससे केस लड़ने जा रहा है? उनकी एक जनरेशन तो सारी पलायन होकर यहां पर आ गई है शहरों में। ये तो पूरा कब्जे वाली नीति है, पूरा उत्तराखंड के अंदर कब्जा करने की नीति है। जागरूकता फैलाइए, लोगों को समझिए, बताइए, बिल्कुल ध्यान से समझिए इस चीज को। और जो विपक्ष है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस विपक्ष में है, वो अपना रोल ठीक से अदा नहीं कर पाई है, और इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर है बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की, क्योंकि अब तू खा ले, कल को मैं जीतूंगा तो मैं खा लूंगा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आपस में लड़ते हैं, लेकिन सच में जो है हम आपस में भाई बंदी बन के रहते हैं। मैं कल भी बोला था, मदारी फिल्म का डायलॉग है कि भाई एक सप्ताह में आता तो दूसरा उसका कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। तो साथियों, जागरूक रहिए, लोगों को जागरूक करिए, मिलजुल कर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा उठाने। और ये मैं तो इस तरह से बात करता रहूंगा, जगाने का प्रयास करता रहूंगा। टीम बनती है, टीम टूटती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के मन में सच में कुछ करने का है, वो मिलकर काम करते हैं, हमेशा साथ खड़े रहते हैं।
आगे बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हिमांशु चमकानी जी कह रहे हैं आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? मैंने बताया सर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैंने पहले भी बोला मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं केवल अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करता हूं। आज अगर यूकेडी बहुत अच्छा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में उतारती है मैं उसका सपोर्ट करने खुद जाऊंगा। मैं नहीं जा पाया तो सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करूं, लेकिन मुझे लगना चाहिए इस व्यक्ति के अंदर उद्यम है। अगर चाहे कांग्रेस भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो भी उठाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि भैया ऐसा अच्छा व्यक्ति उन्होंने उठाया। इसी तरीके से बीजेपी भी उठाती है। आम आदमी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। हिमांशु चमकानी कह रहे हैं सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा। जी भाई, सभी लोगों को साथ आना पड़ेगा। जगमोहन बिश जी कह रहे हैं समस्या है कि ईमानदार व्यक्ति मिलता कहाँ है, नोटा का इस्तेमाल सही रहेगा? सर नोटा का इस्तेमाल सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद भी जो रिजल्ट आता है उसमें भी परसेंटेज शायद आपकी 33% के आसपास होनी चाहिए, तब जाके चुनाव वहां का कैंसिल माना जाता है। चुनाव तो फिर से होगा, फिर वो नहीं खड़े होंगे, दूसरे बंदे खड़े होंगे, किसी ना किसी को तो जीतना ही पड़ेगा। जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप खुद चुनाव में खड़े होइए, और थोड़ा सा आपको धमकियां भी मिलेंगी, कुछ आपको लालच भी मिलेगा, ये सारी चीजें होंगे, लेकिन इसका भी अलग मजा है। मुझे तो आए दिन लोग व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, फेसबुक के कमेंट आप देखेंगे, इतनी गिरी हुई सोच की कई लोग बात कर देते हैं कि सोचना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये हमारे लोग हैं, हमारे उत्तराखंडी लोग हैं, क्या ऐसे इनके संस्कार हैं? सोचने का विषय है। खैर वो दूसरी टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे। तो कृपया अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए, अच्छे लोगों को ही आगे लेके आइए, और अच्छे लोगों की पहचान बहुत आसान है। जो लंबे समय से काम कर रहा है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो हमेशा जनता के लिए तैयार खड़ा मिलता है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आपको खुद भी पता है अच्छा व्यक्ति किसको कहते हैं। आपका पड़ोसी अगर आपकी मदद करता है बुरे काम में, जो बोलते हैं ना समय जो बुरे समय में काम आता है, वो अच्छा व्यक्ति है। जो धोखा नहीं करता है, जो लोगों से जलन नहीं रखता है, जो लोगों से लगातार बुराई नहीं करता है, अरे ये ऐसा वो वैसा, ऐसे लोग तो बिल्कुल समाज के लिए नासूर हैं। ऐसे लोगों से बच के रहें, जो जब देखो किसी की बुराई में व्यस्त रहते हैं। हमें ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो केवल उत्तराखंड के विकास की बात करें, उत्तराखंड के विकास की बात करें। ठीक है साथियों, मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आज बहुत जल्दी मेरे को ख़त्म करना था, लेकिन मैं ज़्यादा समय ले गया। आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा, और जाते जाते 2 लाइनें, जैसे मैं हमेशा सुनाता हूँ, इस बार 2 की जगह 4 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने उत्तराखंडी लोगों के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि भड़कते थे शोले जो आंखों में, वो बुझ गए कैसे। 2 अक्टूबर 1994 मैंने खुद देखा था, लाल किला के पीछे हम भी आंदोलनकारियों के साथ थे। उस टाइम हमने देखा था उत्तराखंड के युवा कैसा जागरूक था, क्या पावर लेके चलता था, कि भड़कते थे शोले जो आंखों में, वो बुझ गए कैसे। आज सारे युवा जो है कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, आम आदमी पार्टी इधर बढ़ चुके हैं। समाज के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, केवल इसीलिए कि भाई वो दूसरे पार्टी में कांग्रेसी में बीजेपी हो गया। तो ऐसे युवाओं को जगाने के लिए मैं 4 लाइनें जो आपको सुनाने जा रहा हूं कि भड़कते थे शोले जो आंखों में, वो बुझ गए कैसे, उठते थे सर जो फक्र से। आज हमारे लोग जगह जगह, मतलब इतनी हिम्मत हो गई यूकेडी ये आम आदमी पार्टी वालों की, कि उनकी प्रवक्ता ने हमारी तुलना कुत्तों से कर दी। ऐसा क्या किया होगा? दिल्ली के अंदर मैंने देखा आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर कुछ उत्तराखंडी लोग जो हैं वो हाथ जोड़ के बैठे रहते थे, या बैठे रहते कहने का मतलब जाते थे कि भाई हमें फंड दे दो। ऐसा मुझे कुछ लोगों के बारे में पता है, तो शायद वो चीजें उनको पता है, इसलिए उमा सिसोदिया ने, उत्तराखंड में जो उनकी प्रवक्ता है, उसने बोला कि ये कुत्तों की तरह इनकी हालत है। बहुत शर्मनाक बात। ऐसे ही पार्टियों का हम इसीलिए हम इनको बिल्कुल धिक्कारते हैं, ऐसी पार्टियों को। खैर, तो जो 4 लाइनें हैं वो उन लोगों पर है, उन युवाओं को मैं जगाने का प्रयास करता हूं कि भड़कते थे शोले जो आंखों में, वो बुझ गए कैसे, उठते थे सर जो फक्र से, अब झुक गए कैसे। होटल में बर्तन मांज रहे हैं, ढाबे में बर्तन मांज रहे हैं, और कोई बंदा मेरे सामने तो 2-3 बार हुआ, झगड़ा वगड़ा हो गया था थोड़ा, कि पहाड़ी बंदे को मार दिया उसने, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो हो जाता है ऐसा कई बार, उसको चलो बचाया जो भी रहा, लेकिन दुख तो है। तो आज हम इतना हमारे सिर झुके हुए हैं कि हम खुल के बोल भी नहीं सकते। नेताओं के आगे हम खुल के आवाज नहीं निकाल सकते। हम इतना झुक चुके हैं, हम आत्मसम्मान खत्म हो चुका है। भड़कते थे शोले जो आंखों में, वो बुझ गए कैसे, उठते थे सर जो फक्र से, अब झुक गए कैसे। चलते थे राहों में तो तूफान उठते थे, हर कदम पे उत्तराखंडी नौजवान अब रुक गए कैसे। जय उत्तराखंड, जय हिंद।